आज के अध्ययन की विषय वस्तु है भूगोल के अंतर्गत ज्वालामुखी क्रिया का अध्ययन करेंगे साथियों। आज जो सबसे पहले ज्वालामुखी है क्या, तो इसे स्पष्ट कर देना जरूरी है कि जब पृथ्वी की सतह में किसी छिद्र से निरंतर जलवाष्प, लावा, मैग्मा और गैसों का प्रस्फुटन अग्नि ज्वालाओं के साथ होने लगता है तो उसे ही हम ज्वालामुखी कहते हैं। ये कह सकते हैं कि भाई पृथ्वी की सतह में हुआ एक ऐसा छिद्र या दरार जिसे हम विवर भी कहते हैं, उससे जब निरंतर मैग्मा और गैस, लावा का प्रस्फुटन होने लगता है तो वही ज्वालामुखी होता है। और ये जो मैग्मा है वो पृथ्वी के अंदर जो द्रव अवस्था में रहता है वो ज्वालामुखी पाइप से, ये ज्वालामुखी पाइप है, उससे प्रस्फुटित होकर के बाहर आता है। और ये कभी कभी ज्वालामुखी का ये जो मैग्मा बहुत तेजी से ऊपर वायुमंडल में वो फटता है और छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाता है, जो ठंडा होकर के यानी मैग्मा ठंडा होकर के वो सिंडर में बदल जाता है। यानी लावा के जो छोटे छोटे भाग हैं उन्हें हम सिंडर कहते हैं। यहाँ पर 3-4 शब्द प्रमुख रूप से इनके बीच में जो डिफरेंस है, यानी अंतर क्या है, लावा, मैग्मा, सिंडर या क्रेटर, काल्डेरा, विवर, इनको भी हम समझने का प्रयास करेंगे। तो साथियों, पहली बात तो ये जो विवर है वो पृथ्वी की सतह पर हुआ ऐसा छिद्र या दरार है जिससे मैग्मा वो बाहर आने लगता है। और जब यही मैग्मा जमा होने लगता है, यानी मैग्मा ठंडा होकर के जब जमता है तो वो लावा में बदल जाता है। और ये लावा जब एकत्र हो जाता है तो ज्वालामुखीय पर्वतों का निर्माण होता है। इसके बाद जब ऊपर एक कीपाकार आकृति होती है, जब जिसे हम क्रेटर कहते हैं, क्रेटर यानी ज्वालामुखी का कीपाकार जो मुख है वही क्रेटर है। और इस क्रेटर में जब जो है ज्वालामुखी क्रिया शांत हो जाती है कालांतर में, तो इसी क्रेटर में जब वर्षा का जल एकत्र हो जाता है तो वो जो है ज्वालामुखी झीलों का निर्माण होता है। जैसे भारत में ही महाराष्ट्र के जो है बुल्ढाना जिले की जो लोनार झील है वो वस्तुतः ज्वालामुखी क्रिया जब समाप्त हो गई है तो वो कीपाकार आकृति में वर्षा का जल एकत्र हुआ है। तो लोनार झील वो ज्वालामुखी क्रिया से ही बनी एक झील है। तो स्पष्ट हो गया कि विवर क्रेटर में क्या अंतर है, मैग्मा और लावा में क्या अंतर है, सिंडर क्या है। तो मैग्मा पृथ्वी के अंदर जो है द्रव अवस्था में होता है, और यही मैग्मा जब ज्वालामुखी के मुख से बाहर आता है, ठंडा होकर के जम जाता है, तो वो लावा है। और यही मैग्मा जब वायुमंडल में बिखर करके छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तित हो जाता है तो वो सिंडर है। ये चीज़ें इनका अंतर करना जानना बहुत जरूरी है। तो स्पष्ट हो गया कि ज्वालामुखी वस्तुतः पृथ्वी की सतह का वो छिद्र या दरार है जिससे निरंतर गैस, जलवाष्प, अग्नि ज्वालाएं और मैग्मा प्रस्फुटित होता है, उसे हम ज्वालामुखी कहते हैं। ज्वालामुखी को हम जो है सेफ्टी वाल्व अर्थ भी कहते हैं। ये सेफ्टी वाल्व के रूप में है। आप इस बिंदु को भी लिख लेंगे तो बहुत महत्वपूर्ण होगा। जो भी साथी देख रहे हैं वो एक कॉपी में नोट करते चले, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्य हैं
जो अत्यंत उपयोगी साबित होंगे। तो ये पहली बात तो ये है कि ज्वालामुखीय क्रिया जो होती है वो पृथ्वी के लिए एक सेफ्टी वाल्व के रूप में है, सेफ्टी वाल्व के रूप में है। ये सेफ्टी वाल्व ऑफ अर्थ यानी वैल्केनो एक्टिविटी जो भी है वो सेफ्टी वाल्व ऑफ अर्थ के रूप में है। अन्यथा की स्थिति में पृथ्वी के असंतोष को अगर सेफली बाहर निकलने का अवसर नहीं मिले तो ये ग्रह, जैसा कि मंगल और बृहस्पति के मध्य एक ग्रह के फटने से ही 2000 खगोलीय पिंड घूम रहे हैं, वैसी स्थिति उत्पन्न हो जाए। तो ये पहली बात तो आप ये कहेंगे कि एक ये सेफ्टी डिवाइस ऑफ अर्थ, ये सेफ्टी वाल्व है। जैसे कुकर में एक सेफ्टी वाल्व होता है और वो जो है पिघल करके कुकर के अंदर असंतोष को बाहर कर देता है और कुकर फटने से बच जाता है। ठीक वैसे ही ये ज्वालामुखीय क्रिया है जो पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है। अब ज्वालामुखीय क्रिया का कारण क्या है, पहले जो है ज्वालामुखी क्रिया के कारण को हम देखते हैं। ज्वालामुखी क्रिया का कारण, इसमें नंबर 1 ये है कि तीव्र भूकंप बहुत तीव्र भूकंप जब आता है तो उससे क्या होता है कि जो भी टेम्परेचर और प्रेशर के कारण अंदर लावा पिघली अवस्था में होता है, उससे जो है अवसर मिल जाता है बाहर आने का। और जहाँ पर दरार पड़ जाती है या प्लेट कमज़ोर पड़ जाती है तो वहाँ से लावा प्रस्फुटित होकर के वो बाहर आने लगता है। चट्टानों से जब मैग्मा बाहर आने लगता है तो वही ज्वालामुखीय क्रिया के रूप में काम करता है। तो यहाँ पर जो है दूसरा कारण है उच्च दाब, हाई प्रेशर, उच्च दाब क्रिएट होता है तब जब जो है आप जानते हैं कि पृथ्वी में प्रत्येक 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप वृद्धि होती है और इस ताप वृद्धि का कारण वो जो है रेडियोएक्टिव क्रिया से उत्सर्जित होने वाली ऊष्मा है और उस उत्सर्जित ऊष्मा के कारण ही निरंतर ताप वृद्धि होती जाती है। और जैसे जैसे गहराई में हम केंद्र की ओर पृथ्वी की ओर जाते हैं तो केंद्र पर 6000 डिग्री सेंटीग्रेड तक ताप वृद्धि हो जाती है। अब जब ये ताप वृद्धि होती है तो जो जल है भूगर्भ का वो जो है वाष्पित हो जाता है और वाष्पन के उपरांत वो उच्च दाब उत्पन्न करता है और उच्च दाब के कारण जहाँ पर भी दो प्लेटों का मिलन स्थल हो या जहाँ पर प्लेटें कमज़ोर होती हैं वहाँ पर ये दरार करके ये जो है मैग्मा वो गैस तीव्र ज्वालाओं के साथ वो बाहर आने लगता है। तो ये एक कारण है कि भाई उच्च दाब जो है इसका एक बड़ा कारण है। उच्च दाब का जो कारण है ताप वृद्धि है, टेम्परेचर में बढ़ोतरी। और दूसरा जब ताप वृद्धि है तो जो है जलवाष्प में वृद्धि, ये 2 कारणों से उच्च दाब उत्पन्न हो जाता है और इस उच्च दाब उत्पन्न होने से वो जो है गैस, मैग्मा, लावा, अग्निज्वालाएं, जलवाष्प ये सब बाहर आने लगती है। तो यही ज्वालामुखी है। इसके बाद तीसरा एक कारण है ज्वालामुखी क्रिया का, प्लेटों का परस्पर टकराना, यानी जो प्लेटों का मूवमेंट है ये कह सकते हैं, यानी जो प्लेट गति, प्लेटों में गति। आप जानते हैं कि समस्त जो है
पृथ्वी में 7 या 6 कुछ भूगर्भ शास्त्री 6 वो जो है भूगर्भीय प्लेटें उल्लेखित करते हैं और ये भूगर्भीय प्लेटें परस्पर मूवमेंट किया करती हैं और उस मूवमेंट के कारण भी जो है ज्वालामुखीय क्रिया वो संपादित होती है। तो ज्वालामुखी क्रिया के 3 कारण हैं कि पहली बात तो तीव्र भूकंप है, फिर दूसरा है उच्च दाब उत्पन्न होना और तीसरा है कि प्लेटों में जो मूवमेंट होता है उसके कारण भी वो जो है ज्वालामुखी क्रिया वो संपादित होने लगती है। अब साथियों एक महत्वपूर्ण पक्ष के प्रकार, ज्वालामुखी के प्रकार, तो उद्गार की अवधि के आधार पर यदि हम देखें तो ज्वालामुखी वो जो है 3 प्रकार की है। 3 प्रकार की ज्वालामुखी होती है। उद्गार की अवधि के आधार पर ज्वालामुखियों को निम्नलिखित 3 प्रकार में बांटा गया है। पहली बात तो ये है कि जो है सक्रिय ज्वालामुखी, ज्वालामुखी के प्रकार को समझते हैं। टाइप्स ऑफ वोल्केनोज। पहला है सक्रिय ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी, एक्टिव वोल्केनो। एक्टिव सक्रिय ज्वालामुखी, इसमें इसके अंतर्गत ये है कि ऐसी ज्वालामुखी जिनसे लगातार उद्गार निकलता रहता है और जो है गैस, मैग्मा, अग्नि ज्वालाएं, जलवाष्प निरंतर प्रस्फुटित होता रहता है और इनसे क्या होता है, सिलिका की मात्रा बहुत अधिक प्रस्फुटित होती है और ये जो है बाद में जो भी मैग्मा निकलता है लावा का निर्माण होता है, तत्पश्चात जो है प्राथमिक चट्टानों के रूप में आग्नेय शैलों का निर्माण होता है। तो साथियों आप जानते हैं कि पृथ्वी का जो उद्भव हुआ वो सूर्य से हुआ था एक दहकते हुए गोले के रूप में और लगातार ये ज्वालामुखी क्रिया हुई और उससे जो चट्टानें निकली यानी मैग्मा लावा में बदला और लावा वो जो है आग्नेय शैलों में बदले। तो वही प्रक्रिया आज तक वो जारी है। यहाँ पर साथियों मैं बता दूं कि जो सक्रिय ज्वालामुखी हैं विश्व की लगभग 500 से 600 तक इनकी संख्या है सक्रिय ज्वालामुखी की और इनमें जो प्रमुख उदाहरण है उनको आप समझ सकते हैं। जैसे कुछ महत्वपूर्ण जो सक्रिय ज्वालामुखी के उदाहरण हैं उन्हें हम समझते हैं। जैसे स्ट्राम्बोली। स्ट्राम्बोली ये इटली में भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी इसे कहा जाता है, बहुत पूछा गया है। स्तंभ, लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरियन सी कहा जाता है और इटली के अंतर्गत ये आता है स्ट्राम्बोली। यहाँ पर साथियों ये इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ इसलिए कहते हैं कि जब जो है दिशा सूचक यंत्रों का आविष्कार नहीं हुआ था तो उस समय जो पालयुक्त जलयान के संचालक होते थे उनको जो है दिशा बताने के लिए समुद्र तटों पर ऊंचे ऊंचे स्थानों पर जो है प्रकाश का स्रोत रखा जाता था जिससे वो संचालक समझ पाते थे कि हमें किस ओर आगे बढ़ना है। यहाँ पर जो स्ट्राम्बोली है उससे भी जो है पालयुक्त जलयान के संचालक
वो अपने दिशा का निर्धारण करते थे। इसीलिए इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं। एक सक्रिय ज्वालामुखी इटली में ही, आप और याद रखें, एटना, एटना वो भी इटली में ही है। तो स्ट्रामबोली और एटना ये दो महत्वपूर्ण हैं। और किलायू, किलायू ये हवाई द्वीप पर स्थित सबसे सक्रिय ज्वालामुखी, बहुत बार पूछा गया है। किलायू ये हवाई द्वीप, हवाई द्वीप यूएसए में स्थित है और सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी, सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है ये, सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी के रूप में किलायू हवाई द्वीप का। और यही हवाई द्वीप पर ही एक और ज्वालामुखी है जो सक्रिय है, मोना लोआ। मोना लोआ वो हवाई द्वीप इटली में ही, सॉरी यूएसए में, ये सक्रिय ज्वालामुखी का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। अगला कुछ जो है, जैसे दक्षिण अमेरिका की एक है ओजस डेल सेलाडो, ओजस डेल सेलाडो, ये साउथ अमेरिका की सक्रिय ज्वालामुखी है, ओजस डेल सेलाडो। इसके बाद जो है कुछ और उदाहरण हैं, उनको भी हम देख सकते हैं। जैसे भारत की एकमात्र जो सक्रिय ज्वालामुखी है वो बैरन, बैरन ये जो है अंडमान निकोबार में स्थित है। बैरन भारत की एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, द ओनली एक्टिव वोल्केनो ऑफ इंडिया। ये आप लोग याद रखिएगा, ये बहुत पूछा जाता है। ओनली एक्टिव वोल्केनो ऑफ इंडिया, भारत की एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी। तो साथियों, सक्रिय ज्वालामुखी के संदर्भ में आपने समझा कि वो ज्वालामुखी जो निरंतर जो है उद्गार निकलते रहते हैं जिनसे, और अभी निकट भविष्य में उनकी कोई निष्क्रियता की संभावना नहीं है। तो ऐसी जो ज्वालामुखी हैं उन्हें हम जो है सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। एक जैसे ऐसो जापान की है, वो भी सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है, जापान की ऐसो, ये एक महत्वपूर्ण है। और इंडोनेशिया की जैसे सुमेरु, ये भी एक सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। एल्ब्रुस, एल्ब्रुस अंटार्कटिका की एक महत्वपूर्ण सक्रिय ज्वालामुखी है। एल्ब्रुस अंटार्कटिका महाद्वीप पे है, टीका एल्ब्रुस ज्वालामुखी। ये इस तरीके से ये सक्रिय ज्वालामुखी के संदर्भ में आपने समझा और इससे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो साथियों, इन्हें आप नोट कर लेंगे और अगले प्रकार में हम चलते हैं। दूसरे प्रकार की जो ज्वालामुखी है उन्हें भी समझने का प्रयास करते हैं। दूसरे, यदि हम उद्गार की अवधि को ध्यान में रखते हुए हम यदि देखें तो उसमें जो है उद्गार की अवधि के आधार पर जो दूसरे प्रकार की ज्वालामुखी है वो जो है प्रक्षुब्ध यानी डॉर्मेंट वोल्केनो, प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी को समझते हैं। प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी, प्रक्षुब्ध डॉर्मेंट वोल्केनो,
प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी वो ज्वालामुखी हैं जो कभी सक्रिय रही, किंतु अब यानी कुछ अवधि के लिए यानी लंबे समय से अब उनमें कोई उद्गार जो है नहीं हुआ है, और लेकिन भविष्य में उनमें उद्गार की संभावना बनी हुई है, यानी सिलिका प्रेजेंट है वहाँ पे, वो कभी भी प्रस्फुटित हो सकती है। तो ऐसी ज्वालामुखी जो कभी सक्रिय रही हैं लेकिन भविष्य में अभी लंबे समय से कोई उद्गार उनमें नहीं हुआ है, किंतु भविष्य में उनके प्रस्फुटन की संभावना बनी हुई है, वो जो है ज्वालामुखी प्रसुप्त ज्वालामुखी कहलाती हैं। जैसे भारत में देख ले तो नारकोंडम एक ज्वालामुखी है जो प्रसुप्त ज्वालामुखी का एक बेहतर उदाहरण है। नारकोंडम ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ही है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आपको मैंने अभी बताया था बैरन एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है भारत की, और ये प्रसुप्त ज्वालामुखी के रूप में नारकोंडम वो भारत की प्रसुप्त ज्वालामुखी है। इसके बाद क्राकटाओ इंडोनेशिया की, क्राकटाओ इंडोनेशिया की ये प्रसुप्त ज्वालामुखी का एक उदाहरण है। एक बहुत महत्वपूर्ण, कई बार पूछा भी जाता है, फ्यूजियामा ये जापान की प्रसुप्त ज्वालामुखी है। और इसके उपरांत कांगड़ा एक ज्वालामुखी है जो हिमाचल प्रदेश इंडिया में, कांगड़ा ये भी जो है प्रसुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है। इस तरीके से आप समझ गए कि भाई प्रसुप्त ज्वालामुखी वे ज्वालामुखी हैं जिनमें लंबे समय से कोई उद्गार नहीं हुआ है, किंतु भविष्य में उनमें उद्गार होने की संभावना बनी हुई है। अब इसके पश्चात साथियों आते हैं अगले प्रकार में मृत या शांत ज्वालामुखी। मृत अथवा शांत ज्वालामुखी को समझते हैं कि ऐसे ज्वालामुखी जिनका लंबे समय से जिनमें कोई उद्गार नहीं हुआ है और भविष्य में भी कोई उद्गार होने की अब संभावना नहीं है, तो ऐसे जो ज्वालामुखी हैं उन्हें हम जो है शांत या मृत ज्वालामुखी कहते हैं। डेड वोल्केनो या एक्सटिंक्ट वोल्केनो के रूप में उन्हें जाना जाता है। मृत या शांत ज्वालामुखी, मृत या शांत ज्वालामुखी यानी डेड वोल्केनो, डेड और एक्सटिंक्ट वोल्केनो। तो यहाँ पर साथियों अभी जो हमने बताया कि ऐसी ज्वालामुखी जिनमें लंबे समय से कोई उद्गार नहीं हुआ है और आगे भी कोई उद्गार होने की कोई संभावना नहीं है, वही जो है ज्वालामुखी शांत ज्वालामुखी है। जैसे कुछ प्रसिद्ध डेड वोल्केनोज को आप समझ सकते हो। पोपा म्यांमार की ज्वालामुखी है, पोपा म्यांमार की, और एक प्रसिद्ध है कलिमंजारो एक पर्वत के रूप में अब तो हो गया है कलिमंजारो। ये अफ्रीका की शांत ज्वालामुखी है। और कलिमंजारो के बाद जो है एकांका गुआ है, साउथ अमेरिका। एकांका
गोवा, साउथ अमेरिका। तो इस तरीके से ये कुछ उदाहरण हैं जो शांत ज्वालामुखी या डेड वोल्केनोज के उदाहरण हैं। इनको जो है एक और पॉइंट साथियों यहाँ पर जोड़ना उचित है कि भाई जो ज्वालामुखी क्रिया होती है उस ज्वालामुखी क्रिया द्वारा कौन कौन सी गैसें प्रस्फुटित होती है। तो यहाँ पर साथियों अगर हम ज्वालामुखी के उद्गार के उपरांत गैसों के प्रस्फुटन की स्थिति को देखें तो उनमें पहली बात तो ये है कि सबसे ज़्यादा 65% तक जलवाष्प ही होती है। उद्गार से ज्वालामुखी उद्गार से उत्पन्न गैसें, ये आप लिख लेंगे, ज्वालामुखी के उद्गार से उत्पन्न गैसें, इनमें पहली बात तो जलवाष्प सबसे ज्यादा, वाटर वेपर जलवाष्प, वो 65% जलवाष्प का प्रस्फुटन होता है। तत्पश्चात कार्बन डाइऑक्साइड और फिर सल्फर डाइऑक्साइड यानी सल्फर के जो भी और भी ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, इनका प्रस्फुटन होता है। साथ में कुछ मात्रा में अमोनिया NH3 अमोनिया भी उत्सर्जित होती है, क्योंकि ये सल्फर डाइऑक्साइड हो या नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ये जो है अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो अम्ल वर्षा यानी जो एसिड रेन के लिए जिम्मेदार दो चीजें हैं वो ज्वालामुखी से ही निकलती है। पर्यावरण प्रदूषण के कारण भी है, लेकिन जहाँ पर जो है ज्वालामुखी क्रिया हो रही है वहाँ उस क्षेत्र में जो वर्षा, पहली वर्षा होगी वो अम्लीय वर्षा होगी, अम्ल वर्षा होगी, जिसका दुष्प्रभाव उत्पन्न होता है। अब कुछ चीज़ें और ऐसी हैं जो जुड़ी हुई है ज्वालामुखी क्रिया से जुड़ी अवधारणाएं हैं। जैसे जहाँ पर ज्वालामुखी क्रिया हुई है उस के आसपास का जो क्षेत्र होता है वहाँ पर कुछ गर्म जल के स्रोत भी मिलते हैं। हॉट स्प्रिंग, गर्म जल के स्रोत, जैसे हिमाचल प्रदेश में कई स्थानों पर गर्म जल के स्रोत यानी भूमिगत जल का चूंकि तापमान बढ़ जाता है और गर्म जल वो बाहर आने लगता है, तो वो प्राकृतिक गीजर के रूप में भी उनको आप देख सकते हैं। जैसे जो है ये चीज़ें आप हॉट स्प्रिंग, गर्म जल स्रोत, जहाँ पर भी ज्वालामुखी क्रिया हुई है उसके आसपास जो है वो गर्म जल स्रोत दिखते हैं और इन्हें जो है गीजर के रूप में, नहीं प्राकृतिक गर्म जल स्रोत गीजर के रूप में, इसमें गर्म जल के साथ साथ जल वाष्प निकलती है। जैसे दुनिया का जो सबसे बड़ा प्राकृतिक गीजर है वो जो है ओल्ड फेथफुल गीजर, ओल्ड फेथफुल गीजर बहुत बार पूछा गया है। ये न्यूयॉर्क अमेरिका USA में ओल्ड फेथफुल गीजर पाया जाता है। तो ये चीज़ें भी आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। और एक जो है मड वोल्केनो का उदाहरण आपको बता दूं, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में
मड वोल्केनो, यानी जिससे कीचड़ युक्त वो जो है उद्गार होते हैं, तो उसको हम मड वोल्केनो कहते हैं। मड वोल्केनो वो अंडमान निकोबार आइलैंड है। अंडमान निकोबार आइलैंड पर मड वोल्केनो वो बारा तांग नामक स्थान पर ये पाया जाता है। बारा तांग, ये भी आप पॉइंट नोट कर लेंगे। बारा तांग नामक स्थान पर मड वोल्केनो पाया जाता है, जिससे जो है कीचड़ युक्त उद्गार वो दिखते हैं। तो यहाँ पर साथियों ये ज्वालामुखी के संदर्भ में पूरा अध्ययन पूर्ण हो गया। जो परीक्षा उपयोगी तथ्य हैं जिन्हें आपको जो है मस्तिष्क में रखना है, या जो पूर्व में प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं उनको आप समझने के लिए पहली बात तो आपको जो शुरुआत की गई थी कि भाई विवर क्या होता है, तो विवर वस्तुतः पृथ्वी के सतह का वो छिद्र या दरार है जिसे हम ज्वालामुखी के रूप में जानते हैं। उसके ही छिद्र या दरार को हम विवर कहते हैं। जब जो है मैग्मा बाहर आकर के लावा के रूप में जम जाता है, तो वो ज्वालामुखी का मुख जो है वो कीपाकार आकृति का हो जाता है, उसे हम क्रेटर कहते हैं। और वो क्रेटर पर जब जो है वर्षा का जल एकत्र हो जाता है, तो वही जो है वहाँ पर ज्वालामुखी झीलों का निर्माण हो जाता है। एक शब्द और है काल्डेरा। क्या होता है, तो काल्डेरा जो जो पुरानी हो चुकी ज्वालामुखी हैं उनका जो मुख है उसको हम क्रेटर न कह करके वो हम उसे काल्डेरा कहते हैं। इसके साथ ही सिंडर एक शब्द है। तो सिंडर वो है कि जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है तो मैग्मा जो है ऊपर कई छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाता है, जो छोटे छोटे टुकड़े पुनः लावा के रूप में जम कर के नीचे आते हैं, उन्हें हम सिंडर कहते हैं। यहाँ साथियों ये पॉइंट महत्वपूर्ण है। इसके बाद जो है ज्वालामुखी क्रिया को हम क्या कहते हैं, तो ज्वालामुखी क्रिया को हम पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व कहते हैं, यानी सेफ्टी वाल्व ऑफ अर्थ। वही जो है ज्वालामुखी क्रिया है। ज्वालामुखी वास्तव में सेफ्टी के लिए जरूरी है, पृथ्वी की सेफ्टी के लिए। तो ये पॉइंट साथ में अगला ये है कि भाई जो विभिन्न प्रकार के रूप हैं, प्रकार हैं ज्वालामुखियों के, उनको भी हम समझेंगे। तो वो आपने अभी देखा कि भाई सक्रिय ज्वालामुखी और सक्रिय ज्वालामुखी के उदाहरण में जैसे भूमध्य सागर का स्ट्राम्बोली और इटली का एटना, ये सक्रिय ज्वालामुखी के प्रसिद्ध उदाहरण हैं। और जो सबसे ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी है वो अभी हमने आपको बताया है कि यूएसए का जो हवाई द्वीप है वहाँ पर वो किलायू दुनिया की सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है, और यही हवाई द्वीप पर एक मोना लोआ ज्वालामुखी है। तो इस तरीके से आप सक्रिय ज्वालामुखी के कुछ उदाहरण अगर आप दिमाग में रखेंगे तो कोई भी प्रश्न प्रतियोगी परीक्षा में नहीं जाएगा। और एक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण पूछा जाता है कि भारत की एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है और उसका नाम क्या है, तो बैरन ज्वालामुखी है जो भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है, एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। इसके बाद जो है प्रसुप्त ज्वालामुखी। तो प्रसुप्त ज्वालामुखी यानी ऐसी ज्वालामुखी जिनमें लंबे समय तक कोई उद्गार नहीं हुआ किंतु भविष्य में उद्गार होने की संभावना है, उनमें प्रसुप्त ज्वालामुखी में जैसे नारकोंडम जो अंडमान निकोबार में स्थित है, भारत की प्रसुप्त ज्वालामुखी का एक बेहतर उदाहरण है। इस तरीके से साथियों आप यदि इसे याद रखेंगे तो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी है। और इसके अगर साथ में नोट्स तैयार कर लेंगे तो वो बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।